हरिपुरा नाम के गांव में सोमनाथ अपनी पत्नी गायत्री और बेटे राहुल के साथ रहता था। सोमनाथ के पास उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी। वो सब्जी बेचने का काम किया करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और सारे गांव वाले उस सेठ को ही अपना सारा अनाज बेचते थे। एक दिन वो अनाज लेने हरिपुरा आया हुआ होता है। उसे गांव में ही शाम हो जाती है तो वो सोचता है, क्या करूं, आज तो बहुत देर हो गई है, रात भी होने वाली है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब शहर की तरफ जाऊंगा तो पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। लेकिन मैं किसके घर पर रुकूं? वैसे तो बहुत से गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं, क्योंकि मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन किसानों के घर रुकना मेरे मान सम्मान के लिए ठीक नहीं है। इसमें मेरा ही घाटा होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां से सोमनाथ सब्जियां बेचकर खाली टोकरी लिए घर की तरफ जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख सोमनाथ रुक जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो वही हो ना जो हमारे गांव से अनाज लेके जाते हो, शहर वाले। आप अभी तक गए नहीं शहर? अब तो बहुत शाम हो गई है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको अब तक निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? सोमनाथ को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे हाँ, मिल गया रास्ता। मुझे इस सोमनाथ को बलि का बकरा बनाना चाहिए। ये तो किसान भी नहीं है, वैसे भी ये तो सब्जी और फल बेचता है। इससे आज तक मैंने ना कुछ खरीदा है और ना ही मुझे आगे कोई जरूरत पड़ेगी। गांव में और किसी के पास से मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि ये खेती बाड़ी तो करता नहीं, तो ये मुझे अनाज कहां से बेचेगा। अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूं। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे क्या हुआ सेठ जी, कहाँ खो गए आप? हाँ सोमनाथ, देखो ना, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे यहीं गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात में कोई लुटेरे मिल गए तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे रखेगा कौन? किसके घर पर रुकूं? पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए अतिथि जैसे हैं और अतिथि भगवान के रूप होते हैं। आप एक काम करिए, मेरे घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइएगा और कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं सोमनाथ भाई, तुमने कह दिया इतना ही काफी है मेरे लिए। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, वो सब, तो उन्हें भी दिक्कत होगी। रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप चलिए मेरे साथ। वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है। आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे सोमनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल इंसान हो। सेठ दौलत राम को लेकर सोमनाथ अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर सारी बातें बताता है। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही बात है ना। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है। आपने ठीक किया जो इन्हें यहाँ ले आए, नहीं तो कहाँ ठिकाना मिलता।
वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ, वो अभी तो भूखे ही होंगे ना। गायत्री खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ दौलत राम एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन अच्छा सोमनाथ, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की, खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। कोई बात नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे देर हो जाती है तो सेठ सोचता है, आज फिर से शाम हो गई है। एक काम करता हूँ, उसी सोमनाथ के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह आराम से चला जाऊंगा और वैसे भी सोमनाथ मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर सेठ सोमनाथ के घर चला जाता है और उसे बोलता है, सोमनाथ भाई, आज मुझे फिर से देरी हो गई। क्या मैं आज रात और तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? अरे हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। उस दिन भी गायत्री सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब दौलत राम ने हर बार का ठिकाना सोमनाथ के घर को ही बना लिया था। अब वो बिना पूछे ही घर के अंदर चला जाता था, जैसे उसका अपना ही घर हो। दिन ऐसे ही सेठ सोमनाथ के घर आकर बोलता है, अरे सोमनाथ, आज तो बहुत तेज भूख लगी है। अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो जरा। जी सेठ जी, मैं अभी अपनी पत्नी को बोलता हूँ। सोमनाथ अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है तो गायत्री बोली, अरे ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? माना एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन ये तो हर बार का हो गया इनका। पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये सेठ आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये सेठ अब जानबूझकर हमारे घर आता है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। अरे गायत्री, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना उन्हें, जरूरत है तभी तो आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी कोई मजबूरी है गायत्री, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते। तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब पहली बार हमारे घर आए तो उन्होंने मना किया था, पर मैंने ही उन्हें जबरदस्ती हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। आप भी ना बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधा अंदर घुस आते भज, जैसे कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जाने दो ना गायत्री, वो कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हैं। कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन तो हो गए वो हमारे घर न जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं। आप तो अपनी ही चलाएंगे ना। जाइए, आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। गायत्री खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन गायत्री अपने पति से कहती है, सुनिए जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे चलता रहा तो हम यहीं रह जाएंगे। हमें आगे की भी सोचनी चाहिए, राहुल के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ गांव में तो कोई सब्जी खरीदता नहीं है जिससे ना के बराबर मुनाफा होता है। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो गायत्री।
लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं। गांव में सब्जियां बेचने से अच्छा है आप शहर जाकर सब्जियां बेचें। शहर में ज्यादा लोग सब्जियां खरीदते हैं और दाम भी बहुत अच्छा मिलता है, और आप उन्हें ताज़ा सब्जियां देंगे तो देख लेना हमारी सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। हाँ गायत्री, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं अब शहर जाकर ही सब्जियां बेचूंगा। लेकिन गायत्री, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे आते आते देर हो जाएगी, और इतनी रात को मैं घर कैसे आ पाऊंगा? शहर में तो हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है जिसके यहाँ रुक सकूं। अरे जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर वहीं शहर में ही तो है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते भी हैं या नहीं। हाँ गायत्री, तुमने सही कहा। वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं, वो मुझे अपने घर पर जरूर रुकने देंगे। वैसे भी वो इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो वो मुझे क्यों मना करेंगे? आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, जरूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको जरूरत थी तब वो मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे। नहीं गायत्री, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना, अब जब मुझे जरूरत पड़ी है तो वो भी मेरी सहायता जरूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए जरूर कहेंगे, और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। फिर दूसरे दिन सोमनाथ सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहां सब्जियां बेचने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। ताज़ा सब्जियां होने के कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। सोमनाथ ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, गायत्री ने सही कहा था। शहर में ज्यादा लोग सब्जी खरीदते हैं, गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। ये सोचकर सोमनाथ सेठ दौलत राम के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी उसे रोक लेता है और बोलता है, अरे कौन हो भाई तुम? किससे मिलना है और अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम सोमनाथ है, मैं हरिपुरा से आया हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। फिर वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा था उसका नाम सोमनाथ है, हरिपुरा से आया है, उसे आपसे मिलना है, क्या उसे अंदर भेज दूं? नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर सोमनाथ से बोलता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम सेठ जी को ठीक से बता ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं सेठ जी का करीबी हूँ। सेठ जी अक्सर मेरे घर पर रहते हैं। एक काम करो, तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं सेठ जी से बात करता हूँ।
नहीं रुको, तुम अंदर मत जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते, ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही ये तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वो तुम्हें अपने घर पर रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि वो घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर ये कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं। इन बड़े लोगों की नज़र में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब अपना असली रंग दिखाते हैं। सोमनाथ को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसका दिल पूरी तरह बैठ जाता है। वो पूरी तरह हैरान हो गया। इसका मतलब मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं इस सेठ को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो आदमी बोलता है जो वहाँ गेट के पास खड़ा था। फिक्र मत करो भाई, एक काम करो, मैं भी घर ही जा रहा था, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात वहाँ बिता लेना। फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना, और याद रखना यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। आज मेरी आंखें खुल गईं, मैं आइंदा याद रखूंगा। सोमनाथ उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये सुन गायत्री बोली, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब आने दीजिए उस सेठ को, उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा भी नाम गायत्री नहीं। एहसान फरामोश कहीं का, इतने दिनों तक यहाँ मुफ्त में खाता रहा। हमने उसे अपना एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, उसे किसी बात की दिक्कत ना हो। और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास आपके लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर आपको वहां से भगा दिया। जाने दो गायत्री, उसे ऊपर वाला देखेगा। और हाँ, आज के बाद मैं भी उसे अभी कभी अपने घर में नहीं आने दूंगा। उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन दौलत राम उस गांव में आता है और उस दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो फिर से वो सोमनाथ के घर जाता है और बाहर से आवाज लगाता है। सोमनाथ अपने बेटे से कहता है, राहुल बेटा, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। राहुल बाहर जाकर दौलत राम को यही बोलता है। ये सुन सेठ बोला, अच्छा, तो तुम्हारे पिता घर पर नहीं है? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि सेठ जी आए हैं, उनके लिए खाना बना दे, और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। राहुल जाकर अपने पिता से ये सब कहता है। मूर्ख नीच कहीं का, इसे तनिक शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए। जहाँ औरत अकेली हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकलो यहाँ से। राहुल दौलत राम को जाकर यही कहता है। दौलत राम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोमनाथ उसकी पत्नी और अपने बेटे के साथ जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहे थे। तभी अचानक से जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं। गांव वाले जब तक उनको बचाने आते, उससे पहले वो सोमनाथ और उसकी पत्नी का शिकार कर लेते हैं। जैसे तैसे वो उनके बेटे को बचा लेते हैं, लेकिन सोमनाथ और उसकी पत्नी को नहीं बचा पाते। गांव वाले मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। राहुल अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। गांव के लोग आकर राहुल को खाना देते थे। वो अपने घर में अकेला बैठा रहता। एक दिन उस गांव में फिर से सेठ आता है। उसे गायत्री और सोमनाथ के बारे में पता चलता है। तो वो सेठ सोचता है, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ।
अच्छा हुआ दोनों मल गए। उस दिन मुझे घर में ठहरने से मना किया था ना, उसे तो यही सजा मिलनी थी, और ऊपर वाले ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। उसके घर पर मेरी कब से नजर थी। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं यहाँ रहकर अच्छे से व्यापार कर सकता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ी मैं यहाँ रह जाऊंगा। मुझे उसके घर पर कब्जा करना होगा। उसके लिए मुझे उसके बेटे से मेलजोल बढ़ाना होगा। एक बार उसका बेटा मेरी बातों में आ गया तो मैं उसके घर पर कब्जा कर सकता हूँ। यही सोचकर दौलत राम राहुल के पास उसके घर जाता है और बड़े ही प्यार से बात करता है और आसपास के लोगों से कहता है, मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना पत्थर दिल है। इस छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। सोमनाथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा घर है और बेटा, मेरी कोई संतान भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ये सुन गांव वाले और राहुल उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और राहुल खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। शहर आने के बाद दौलत राम की पत्नी कामिनी दौलत राम से कहती है, अरे ये क्या, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हो हमारे घर? इसकी हालत देखिए। कौन है ये लड़का? अरे कामिनी, ये लड़का उस सोमनाथ का बेटा है। वो दोनों पति पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस गांव में सोमनाथ का एक घर भी है जिस घर पे मेरी कब से नजर है। मैं उस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूँ मेरे ठहरने के लिए वो घर मुझे चाहिए। और तो और मैं उस जमीन पर भी व्यापार कर सकता हूँ, वहाँ गोदाम भी बना सकता हूँ। और उसके लिए मुझे इस राहुल को वहाँ से निकालना था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूँ। ये जीवन भर हमारी गुलामी करेगा और वो भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करवा सकती हो और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वो इसके साथ रहेगी तो वो भी इसके जैसे बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये देहाती और गमार है। हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी हो जाएगी। इसकी और हमारी बच्चे की कोई बराबरी नहीं है। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन कामिनी, मैं क्या करूं? ये बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रखा तो वो घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा और मुझे किसी भी हालत में वो घर और वो जमीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती कामिनी, इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। हमें और ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन अगर आपको वो घर ही चाहिए तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं और छोड़ आओ। हाँ कामिनी, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ नहीं है। ये बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो ये कैसे न कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंक आइए। इसके माता पिता की तरह इसे भी कोई जंगली जानवर शिकार बना लेगा। हाँ कामिनी, तुम सही कह रही हो। मैं ऐसा ही करता हूँ। दौलत राम राहुल के पास जाकर उसे कहता है, सुनी बेटा राहुल, वो कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी नानी बहुत याद कर रही है। चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। राहुल अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ में दिमाग में कुछ खुर्द ही चल रहा था। वो जंगल में जा ही उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उसी रास्ते से शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी करोड़ी मल वहाँ से गुजर रहा होता है और राहुल की आवाज सुनकर उसके पास जाकर बोलता है, अरे ये क्या बेटा, तुम्हें इस तरह इतने घने जंगल में कौन बांधकर छोड़ गया? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। सेठ करोड़ी मल राहुल की रस्सी को खोल देता है और उससे पूछता है, अच्छा, तो अब बताओ बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हें किसने बांधा? तुम यहाँ कैसे आए?
तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो मर चुके हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ आकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया और मुझे अकेले को छोड़ गए। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे। बस मुझे इतना ही पता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की जरूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी की भी यही इच्छा है कि हमारा भी एक बेटा हो, लेकिन बेटा हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। वो तुम नहीं समझोगे बेटा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज अगर तुम मिले हो तो इसके पीछे जरूर ईश्वर की कोई लीला है। वो भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहो। नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर घर ले गए थे कि बेटा बनाऊंगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनकी कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो। आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। देखो बेटा, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं यहाँ आकर तुम्हें खोलता ही क्यों। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तुम एक बार मेरे घर पर तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम वहां चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने साले गम भूल जाओगे। चलो बेटा। ये सुन राहुल सेठ करोड़ी मल पर भरोसा कर लेता है और उसके घर चला जाता है। करोड़ी मल की पत्नी रुक्मणी को राहुल को देख बहुत खुश हो जाती है। देखो रुक्मणी, मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से ये हमारा बेटा है। और फिर सेठ करोड़ीमल रुक्मणी को सारी बात बताता है। रुक्मणी को राहुल के बारे में सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे माँ कहने वाला मिल जाता है। आखिरकार ईश्वर ने हमारी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन जो हमारे घर बाबा आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ रुक्मणी, मुझे भी यही लगता है। बेटा राहुल, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना? हाँ सेठ जी, ये घर बहुत अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ रहूंगा। आप बहुत अच्छे हो। अरे तुम पहले ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेठानी नहीं कहोगे, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। उसके बाद राहुल खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं और समय के साथ राहुल अब बड़ा हो चुका है। राहुल सालों बाद अपने गांव जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनाज भरा पड़ा है। राहुल गांव के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दौलत राम व्यापारी की जगह है। राहुल को पूरी बात याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि दौलत राम ही वो आदमी था जिसने उसे पेड़ से बांधा था। राहुल घर जाकर सेठ करोड़ीमल को ये सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस दौलत राम को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही नीच किस्म का और घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना, तुम उसका घमंड चकनाचूर करोगे। मेरे पास एक योजना है। उसकी एक बेटी है ना, तुम उससे शादी कर लो
और जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है, उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। और कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर हो जाएगा जब उसकी खुद की बेटी उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन पिताजी, मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो बेटा? तुम सेठ किरोड़ीमल के बेटे हो, इस शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे। वो लालच में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही देगा। फिर सेठ करोड़ीमल यही करता है। वो राहुल को लेकर सेठ दौलत राम के घर जाता है और उसके बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखता है। दौलत राम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, अरे अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पर आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी आपके घर जाएगी बहू बनकर। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आपके सामने तो सच में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। दौलत राम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी राहुल से कर देता है और शादी के बाद राहुल अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से और प्यार से रखता है। उसका दिल जीत लेता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से रह रही होती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन राहुल अपनी पत्नी को उसके पिता दौलत राम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुन राहुल की पत्नी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया और पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा किया। आपकी जान लेने की कोशिश की और वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि वो आपका घर हथियाना चाहते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी नजर में वो एक खूनी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप उस दिन बच गए, नहीं तो आज आप मुझे नहीं मिल पाते। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सेठ दौलत राम अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो राहुल उससे कहता है, अरे कौन हो तुम और कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी में ही मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहाँ से। आइंदा यहाँ पैर रखने की हिम्मत मत करना। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं दामाद जी? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? अच्छा, बड़े भोले बन रहे हो। याद करो 21 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने बेचारे सोमनाथ के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। ये सब बातें आपको कैसे पता? क्योंकि दौलत राम, मैं ही सोमनाथ का बेटा राहुल हूँ। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर आया था। मुझे लगा मुझे कोई तो सहारा मिला, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ाए। तुम्हें क्या लगा था दौलत राम कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? शायद तुम भूल चुके थे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने ये सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना। आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारी दोनों टांगे काट कर रख दूंगा। और अभी के अभी निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दौलत राम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है और वहां से निराश होकर घर चला जाता है और घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। कामिनी, ये मेरे कर्मों की ही सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं कामिनी। आज मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची को मुझे पिता कहने में शर्म आ रही है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है।
मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ कामिनी। तो दोस्तों, देखा कैसे लालच में दौलत राम ने अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। अब वो खुद की नजरों में भी गिर गया और अपनी बेटी के भी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।